ऐसा लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कुछ अधिकारियों को करप्शन से या भ्रष्टाचार से इतना प्यार है कि न तो वो 30 साल पहले हुए सीमेंट स्कैम पर बनी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हैं, उल्टा दोषी को पदोन्नति यानी प्रमोशन देते हैं, और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ही 12 साल से लगातार एक स्कैम, एक घोटाला हो रहा है, जिस पर कि वही अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब तो वही करप्शन को प्यार करने वाले अधिकारी दे सकते हैं। पर इस ताज़ा तरीन मामले में कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ताज़ा तरीन कबूलनामे सामने आए हैं, वो भी आरटीआई के माध्यम से। आप देख रहे हैं देखा प्रसाद, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. सिंगला जी। इनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे। सिंगला साहब, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंगला साहब, आगे बढ़ेंगे। एक सीधा जो सवाल है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की एक पोस्ट है। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी को अब तक रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए कोई रेगुलर रजिस्ट्रार, कोई ऐसा काबिल शख्स नहीं मिला, फिर भी इन्होंने ऑफिशिएटिंग एक रजिस्ट्रार लगा रखा है। एक पोस्ट है रजिस्ट्रार की। सुना है ऐसे ही कोई ऐसी एक पोस्ट है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जो एग्जिस्ट करती ही नहीं, मतलब कि जो अस्तित्व में है ही नहीं, और जो एग्जिस्ट नहीं करती पोस्ट, उस पोस्ट पर कोई अधिकारी बिठा रखा है। ये मामला है क्या? ये मामला है पंजाब यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का। इस डिपार्टमेंट में 4 विंग हैं, 4 यूनिट्स हैं। एक है कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल एंड हॉर्टिकल्चर। जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस है ये सिविल के हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनके जो हेड हैं वो एक्शन लेवल के ऑफिसर्स हैं। जो दूसरी डिवीज़न है इलेक्ट्रिकल एंड हॉर्टिकल्चर, ये छोटी हैं, तो इनके हेड सब डिविजनल इंजीनियर है। जो मामला है वो रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से, कि हॉर्टिकल्चर एक सब डिवीज़न है जिसके एक सब डिविजनल इंजीनियर थे मिस्टर अनिल ठाकुर। उनको सब डिविजनल इंजीनियर से डिविजनल इंजीनियर बना दिया 28 अप्रैल 2011 को। जब हॉर्टिकल्चर की डिवीज़न ही नहीं तो उनको डिविजनल इंजीनियर कैसे लगाया गया, ये है घपला। मतलब कि अनिल ठाकुर को एसडीई से डिविजनल इंजीनियर बना दिया गया हॉर्टिकल्चर का, बिना हॉर्टिकल्चर को डिवीजन बनाए, आपका ये कहना है। सर, अगर ये मामला 2011 का है तो क्या 2011 में भी आपने आवाज़ उठाई थी इस काम के खिलाफ? बिल्कुल उठाई थी, 2011 में ही आवाज़ उठाई थी। जब ये मामला शुरू हुआ था उसी समय मुझे पता चला, और उसी समय मैंने नवंबर 2011 को जो उस समय के पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर थे उनको बाकायदा एक लिखित शिकायत द्वारा मामले से अवगत करवाया गया था। मीडिया को भेजा, तकरीबन सभी समाचार पत्रों में, चाहे वो पंजाबी के हों, हिंदी के हों, इंग्लिश में हो, इस मामले को उजागर किया गया। समाज में पूरी तरह ये मामला उजागर हो चुका था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई घोटाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम मैंने इसको उजागर नहीं किया। तो मतलब उस वक्त आपने किया तो फिर आपको ये लगा होगा ठीक है, अब तो न्यूज़पेपर्स में भी आ गया है, प्रिंट मीडिया में आ गया है, और चांसलर साहब को भी अवगत करवाया गया है, तो हो सकता है अब ये ऐसी करतूत ना करें। लेकिन फिर अब 2023 में तकरीबन 12 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर से आपको इस मुद्दे को उठाना पड़ा और आरटीआई डालनी पड़ी? दरअसल हुआ ये था कि जब मैंने मामले को इतना ज़्यादा उजागर किया, उछाला और सबको पता चल गया, तो उसके बाद मेरा अंदाज़ा था कि इतना उजागर होने के बाद या तो इनको हटा देंगे, और हटा दिया होगा, या कम से कम अगर नहीं हटाया तो हो सकता है सेनेट से पास हो गया हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाद में सेनेट में पास हो जाती हैं। इसलिए मैं 12 वर्ष चुप रहा। ये तो क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में अंदर तय तक जुड़ा हुआ हूँ, लोग मुझे मिलते हैं। अब मुझे पता चला कि मुझे जब लोगों ने सवाल किए कि उस मामले को 2011 में उठाने के बाद आप 12 वर्षों से चुप क्यों बैठे हैं, क्योंकि ना ही वो मामला कभी सेनेट में पास हुआ, ना ही यूनिवर्सिटी में कोई एक्शन लिया, लेकिन मिस्टर अनिल ठाकुर आज भी बिना सेनेट की मंजूरी के बतौर डिविजनल इंजीनियर काम कर रहे हैं। और आप चुप क्यों बैठे हैं? जब ये सवाल मेरे आगे आया तब मुझे मजबूरन दोबारा इस चीज़ की तह तक जाना पड़ा कि देखा जाए कि आखिर सच। मतलब फिर से आरटीआई आपने डाली? फिर आरटीआई आपने डाली तो आरटीआई किस किस के पास गई, और आरटीआई में जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा है कि बहुत बड़ा कबूलनामा पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है, वो कबूलनामा क्या है, और आरटीआई आपने डाली, आरटीआई में पूछा क्या? मैंने एक ही आरटीआई डाली थी, 17 जुलाई को डाली थी इसी वर्ष, डिप्टी रजिस्ट्रार आरटीआई सेल को। लेकिन 3-4
अधिकारियों के मुझे जवाब आए हैं। उसमें से एक तो है सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच जो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है, वहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जवाब आता है। मेरा पहला सवाल ये था कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई हॉर्टिकल्चर डिवीज़न है, अगर डिवीज़न है तो क्या इसको सेनेट ने कभी पास किया है, अगर किया तो फैसले की कॉपी दी जाए, और अगर बजट में ये डिवीज़न एग्जिस्ट करती है तो उसका दस्तावेज दिया जाए। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ने ये स्पष्ट किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई डिवीज़न नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा सेनेट का ऑर्डर है, फैसला है जिसमें हॉर्टिकल्चर डिवीज़न को पास किया गया हो। यहाँ तक संबंध है बजट का, तो उन्होंने मुझे एक कॉपी प्रोवाइड की कि ये बजट की कॉपी भेज रहे हैं, लेटेस्ट बजट जो है 23-24 का। इसमें भी स्पष्ट है कि हॉर्टिकल्चर एक विंग है, एक यूनिट है जिसके हेड सब डिविजनल इंजीनियर हैं, ना कि डिविजनल इंजीनियर। सर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की तरफ से ये जवाब आना क्या मायने रखता है? इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का काम क्या होता है? एक्चुअली तो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ही वो ब्रांच है जो प्रमोशंस अपॉइंटमेंट्स करती हैं, तो वहाँ से जो जवाब आता है वही सच और फाइनल समझा जाता है। तो इससे मुझे ये लगा कि इसका मतलब सेनेट ने कभी पास नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पे ऐसा सोचता, दूसरी तरफ से जो मिस्टर अनिल ठाकुर हैं वो खुद भी जवाब दे रहे हैं, और अपने जवाब में वो अपने आप को डिविजनल इंजीनियर क्लेम करते हुए मुझे कह रहे हैं कि बाकायदा हॉर्टिकल्चर एक डिवीज़न है। इस डिवीज़न को 29 मार्च 2011 को सेनेट ने पास किया है, और ये डिवीज़न बजट में भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि उन्होंने बजट की जो कोई एक कॉपी भेजी है उसमें कहीं हॉर्टिकल्चर डिवीज़न का जिक्र नहीं है, लेकिन 3-4 पेज का एक डॉक्यूमेंट जरूर लगाया हुआ है जो ये प्रोजेक्ट करता है कि ये सेनेट का 29 मार्च 2011 का फैसला है, और जिसके लास्ट में ये भी लगता है कि बाकायदा सेनेट ने हॉर्टिकल्चर डिवीज़न को या मिस्टर अनिल ठाकुर को एज ए डिविजनल इंजीनियर पास किया है। अब मेरे मन में सवाल आया कि ये दावा कर रहे हैं कि मैं डिविजनल इंजीनियर हूँ, डिवीज़न बनी है, सेनेट ने पास किया है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बजट का वो पेज क्यों नहीं दे रहे जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार दे चुके हैं, जिसमें ये डिवीज़न नहीं बल्कि सब डिवीज़न है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच को हम पंजाब यूनिवर्सिटी की तरह देख सकते हैं, क्योंकि उसकी तरफ से जवाब आना मतलब पीयू की तरफ से जवाब आना, अगर वो कह रही है यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच जिन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, प्रमोशंस देनी है, भाई डिवीज़न है ही नहीं, तो फिर स्वयंभू डिविजनल इंजीनियर बनकर बैठे अनिल ठाकुर कैसे कह सकते हैं कि डिवीज़न है और मैं डिविजनल इंजीनियर हूँ? ये दो जनों के जवाब थे, और मेरे ख्याल से आपने बताया था जवाब एक और भी आया था किसी का। हाँ, जवाब तो वैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंट्स का भी आया था, लेकिन पहले मैं इसी में एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि एक तो था बजट की कॉपी जिसमें सब डिविजनल इंजीनियर कह रही है ब्रांच, और ये कह रहे हैं मैं डिवीजन हूँ, जबकि इनके पास बजट की कोई ऐसी कॉपी नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने तो कहा कि ये सेनेट का फैसला जिसमें ये डिवीज़न पास हुई है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि ऐसा फैसला कोई मेरे पास है ही नहीं। अब हैरानी की बात है कि अगर सेनेट ने ये पास किया है तो ये फैसले की कॉपी इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से कहाँ गई? क्योंकि ये तो मैं मानता हूँ कि जिसमें कोई घपले घोटाले होते हैं, जैसे सीमेंट घोटाला हुआ था तो सदानंद की रिपोर्ट गायब हो गई थी, उस रिपोर्ट के बेस पे जो सर्विस बुक में रिकॉर्डिंग की गई उसकी कॉपी मांगी, वो भी मिसप्लेस्ड है। राजीव गांधी भवन का सैंक्शन लेटर मांगा, वो भी गायब है। तो मैं समझ सकता हूं कि जिस कागज़ में कोई घपला या घोटाला है वो अक्सर ही इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मिस्टर अनिल ठाकुर कह रहे हैं कि बाकायदा सेनेट ने पास किया है, 29 मार्च का डिसीजन है, कॉपी वो दे रहे हैं, तो इसके गायब होने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि अगर ये पास हुआ है तो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से ये गायब कैसे हुआ? बिल्कुल। दूसरा इसमें लेकिन अकाउंट्स वाला जो मैंने सवाल पूछा, अकाउंट्स में ये था कि अकाउंट्स ब्रांच ने जो मेरे सवाल का जवाब दिया उसमें मेरा सिंपल सा सवाल था कि एक तो ये बताया जाए कि जो 2000 का इंसेंटिव मिस्टर अनिल ठाकुर को दिया गया, उसमें कहा गया है कि जब तक इनको कार नहीं मिलती इनको 2000 रुपये पर मंथ इंसेंटिव दिया जाएगा। कार क्यों मिलनी चाहिए? इनका लॉजिक ये है कि जो सब डिविजनल इंजीनियर हैं वो कार के लिए या किसी इंसेंटिव के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में जो 2 एक्शन हैं जो बाकायदा बजट में एग्जिस्ट करते हैं, उनको एक कार मिली है जो वो शेयर करके यूज़ करते हैं। तो अगर इनको डिविजनल इंजीनियर बनाते हैं यानी कि इनका जो स्टेटस है वो एक्शन के बराबर करते हैं, तो ऑब्वियसली इनको भी कार मिलेगी, क्योंकि कार की आगे ही शॉर्टेज है, एक है और होगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कार की जगह पे इनको 2000 रुपये का
अलाउंस दिया जाए। अब मेरा सिंपल सा सवाल था कि क्या ये 2000 रुपये का जो अलाउंस है ये मिस्टर अनिल ठाकुर को ही मिलता है या किसी और भी सब डिविजनल इंजीनियर को मिलता है? तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंट्स ने स्पष्ट किया है कि मिस्टर अनिल ठाकुर के अलावा और किसी भी सब डिविजनल इंजीनियर को 2000 रुपये का इंसेंटिव अलाउंस नहीं मिलता। दूसरा था कार का, तो व्हीकल सेक्शन ने ये जवाब दिया है कि किसी भी जो सब डिविजनल इंजीनियर है इनकी ना कार की एंटाइटलमेंट है, इसलिए किसी के पास कार है ही नहीं। तो कुल मिला के किसी भी सब डिविजनल इंजीनियर को ना कार मिलती है ना इंसेंटिव, लेकिन इनको क्योंकि कार नहीं इंसेंटिव दिया गया। अब सवाल तो ये है कि जब हॉर्टिकल्चर डिवीजन ही नहीं, जब ये हॉर्टिकल्चर के डिविजनल इंजीनियर बने ही नहीं, जब उस स्टेटस पे पहुंचे ही नहीं, तो इनका ना तो कार का हक है ना कार की जगह पे 2000 का कोई हक है, तो वो दिया तो कैसे दिया? 2000 रुपये के पीछे की कहानी क्या है? 2000 रुपये इनको क्यों मिले, कैसे मिले, क्या उसके पीछे भी कोई साजिश है? एक्चुअली मुझे लगता है ये एक पूरी गेम है जो खेली गई। मुझे लगता है ये एक ही आइटम थी कि एक तो इनको SCD से SDE से डिविजनल इंजीनियर बनाया जाए। अब जब ये डिविजनल इंजीनियर बनेंगे तो इनको कार दी जाए, क्योंकि कार है नहीं तो उसमें लिखा गया कि जब तक कार नहीं मिलती तब तक इनको 2000 मिलेंगी। मतलब ये 2011 की बात कर रहे हो? अब जब इन्होंने सेनेट में या सिंडिकेट ने पास किया, फाइनेंस में पास हुआ या सिंडिकेट में पास हुआ है, तो उस टाइम इनके माइंड में आया होगा कि हो सकता है आइटम में काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, हो सकता है ये पास ना हो, तो क्यों ना इसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाए। एक प्रमोशन और दूसरा इंसेंटिव, कि कम से कम अगर एक पास ना हुआ हो तो कम से कम 2000 तो पब्लिक एक्सचेकर से निकाला जा सके, क्योंकि पैसा तो मेन चीज़ है। तो इसलिए उस आइटम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। तो 29 मार्च 2011 की जो सेनेट है बाकायदा उसमें 2000 रुपये पर मंथ पास हुए हैं, लेकिन जो प्रमोशन है वो उसमें पास नहीं हुई, या ये कह लो कि उसका अभी डिस्प्यूट था। जो AR कह रहे हैं कि मेरे पास फैसला नहीं, और ये कह रहे हैं कि फैसला है। सर हो सकता है 2000 रुपये का जो इंसेंटिव था या गाड़ी के बदले उनको अलाउंस दिया गया, हो सकता है 2000 का तो सेनेट ने उस वक्त कर दिया हो, और हो सकता है 6 महीने साल 2 साल के बाद सेनेट ने इनको हॉर्टिकल्चर को डिवीजन बना करके इनको डिविजनल इंजीनियर भी प्रमोट कर दिया हो सकता है आपको ना पता हो इस चीज़ का। हाँ जी, क्योंकि अनिल ठाकुर जी ने भी तो वो डॉक्यूमेंट दिया है आपको। हाँ, एक्चुअली इसी कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए मैंने सर्च की कि दोनों के जवाब कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक कहता है अप्रूव हुए हैं, दूसरा कहता है ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जबकि उनके पास होना चाहिए था। तो इसलिए फिर मैंने प्रोसीडिंग्स देखी। जब मैंने प्रोसीडिंग्स देखी तो जो 29 मार्च 2011 की सेनेट की एक्चुअल प्रोसीडिंग्स है उसमें एक 35 आइटम्स है, लास्ट में डिसीजन है रेजोल्यूशन, जिसमें 1 से लेके 15 तक और 17 से लेके 35 तक आइटम्स अप्रूव्ड है। उसमें 16 नंबर आइटम जो इनकी प्रमोशन की थी वो मिसिंग है, यानी कि सेनेट ने 29 मार्च 2011 को सारी आइटम्स पास की थी जो वहाँ एलिस्टेड थी सवाए इनकी प्रमोशन की। लेकिन जो सर्टिफाइड कॉपीज़ मिस्टर अनिल ठाकुर मुझे बतौर सेनेट का 29 मार्च 2011 का फैसला बताते हुए या समझाते हुए उपलब्ध करवा रहे हैं, उसमें जो लास्ट एक चौथा 5वां पेज है उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स में 16 नंबर आइटम मिसिंग है अप्रूवल के नीचे लिखा है बी अप्रूव्ड, ऊपर 16 नहीं है। उसमें जब वो 35 टाइप किए गए उसमें 16 भी टाइप कर दिया गया। तो मुझे लगता है ये फोर्जिंग का और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक क्लियर कट केस है कि कैसे 29 मार्च 2011 को सेनेट ने सब डिविजनल इंजीनियर हॉर्टिकल्चर को डिविजनल इंजीनियर हॉर्टिकल्चर नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी पहले अधिकारियों की उच्च अधिकारियों की मिलीभुगत से ये आज तक डिविजनल इंजीनियर चलते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ताकि पब्लिक को सच पता ना चल सके, ये ऐसे दस्तावेज भी बना के दे रहे हैं ताकि ये लगे कि नहीं 29 मार्च को मुझे डिविजनल इंजीनियर सेनेट ने पास कर दिया गया था, जिसके बेस पे 28 अप्रैल 2011 को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको ऑर्डर इशू किया कि आप डिविजनल इंजीनियर हैं। चलिए, आपको तो उन्होंने लिखित में जवाब दे दिया। हाँ जी। हमने भी कोशिश की अनिल ठाकुर जी से बात करने की, बात हुई भी हमारी इसी सवाल को लेकर के। अब अनिल ठाकुर जी जो स्वयंभू डिविजनल इंजीनियर बनकर बैठे हैं उस हॉर्टिकल्चर यूनिट के जो कभी डिवीजन बना ही नहीं, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार आप वो ज़रूर सुनिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार। अनिल ठाकुर जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी अनिल जी, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ जी, पत्रकार चंडीगढ़ से, द खबरदार से। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। हाँ सर, मैं एक ना खबर कवर कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की।
अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, तो उसके रिलेटेड मुझे कुछ सवाल पूछने थे, आपका पक्ष लेना था मुझे, तो रिकॉर्ड करना था आपका पक्ष। सर मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे से, और मेरा पहला सवाल ये है सर, जो हॉर्टिकल्चर है ये डिवीजन है या नहीं? आप ना सर डीपीआरओ से बात कीजिए प्लीज। नहीं सर, वो तो डिविजनल इंजीनियर तो आप हो। हाँ, डीपीआर से बात करिए। सर डीपीआर को नहीं ना पता होगा, डिविजनल इंजीनियर तो आप हो, आपके नहीं, डिपार्टमेंट का उसको है। पता है, सब कुछ पता है सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ हॉर्टिकल्चर डिवीजन है या नहीं? सर आप डीपीआर से बात करिए, वो आपको बता देगी। सर ये डिवीजन पास हुई है हॉर्टिकल्चर डिवीजन सेनेट से? हेलो। तो ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्वयंभू डिविजनल इंजीनियर अनिल ठाकुर जी, जो कुछ करप्ट अधिकारियों की वजह से तकरीबन 12 साल से डिविजनल इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे हैं, बिना हॉर्टिकल्चर को डिवीजन बने हुए। खैर इन्होंने कहा डीपीआर से पूछिए, हमने अपना फ़र्ज समझते हुए डीपीआर से भी बात की। तो मैडम ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आप ज़रूर सुनिए। हेलो। हाँ जी, दिसंबर 2010 में सेनेट की मीटिंग में अप्रूव हुआ है डिवीजन हॉर्टिकल्चर अलग से। मैम सेनेट की सेनेट में भी हुआ है, सिंडिकेट में भी हुआ है। मैम सेनेट की डेट कौन सी बताइए आपने? 3/12/2010। 3/12/2010। हाँ जी। ओके मैम, इसकी मुझे आप कॉपी भेज सकते हैं प्लीज? नहीं, कॉपी तो अभी मेरे पास कोई नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही थी वो मैंने। तो ये थी डीपीआर मैडम नमिता गुप्ता जी, डीपीआर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सिंगला साहब बड़ी हैरानी हुई, आपको तो लिखित में जवाब दे दिया अनिल ठाकुर जी ने, और आपको कोई चिट्ठी भी आप कह रहे हैं भेज दी, हालांकि फॉर्ज की हुई है आप कह रहे हैं वो, लेकिन हमें क्यों नहीं बता रहे हैं? हमें कहते हैं डीपीआर से पूछो, चलो हमने डीपीआर से पूछ भी लिया। अब आपको ये कह रहे हैं 2011 में, मार्च 2011 में, और मैडम कह रहे हैं दिसंबर 2010 में। अब इनके आंकड़े तो खुद ही नहीं मिलते, इनकी तारीखें तो आपस में ही नहीं मिलती, और उल्टा इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच कहती है वो है ही नहीं। ये हो क्या रहा है? अनिल ठाकुर जी कुछ और कहते हैं, डीपीआर कुछ और कहती है, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच कुछ और कहती है। एक्चुअली इसका जवाब ये है कि जैसे वर्जन में ये इनकी तारीखें नहीं मैच करती, ऐसे आरटीआई में भी नहीं मैच करते। एक तरफ डिसीजन नहीं है, दूसरी तरफ हुआ है। तो इस सारे मामले को लेकर फिर मैंने छानबीन की कि जब 29 मार्च को ये सेनेट में पार्ट जो है प्रमोशन का पास नहीं हुआ, तो इसका स्टेटस क्या था? आफ्टर ऑल रिजेक्ट भी नहीं हुआ, इसका स्टेटस क्या था? आगे छानबीन की तो ये अक्टूबर 2011 को मामला फिर सेनेट में आया। उस टाइम ये फैसला किया था कि जो वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो इसको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद सेनेट कोई फैसला लेगी। उसके बाद ये मामला आया दिसंबर 2011 में। उसमें इस मामले पे सुनवाई हुई, क्लियर डिस्कशन हुआ, और उसके बाद फैसला ये आया कि ये जो प्रमोशन का केस है अनिल ठाकुर का टू द पोस्ट ऑफ डिविजनल इंजीनियर, नॉट टू बी अप्रूव्ड। उन्होंने लिखा है नॉट टू बी अप्रूव्ड। क्लियर कट टर्म्स में सेनेट ने इस आइटम को रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ तक कि शायद उनको पहले ही अंदाज़ा था कि यूनिवर्सिटी में अक्सर कुछ बेईमान अधिकारी सेनेट के फैसले को गलत इंटरप्रेट करके कुछ का कुछ बना देते हैं। उन्होंने नॉट वर्ड को इन बोर्ड में लिखा हुआ है ताकि अंधों को भी दिख सके, नज़र आए। उन्होंने तो चलो बोल्ड में नॉट लिख दिया, एनओटी, पर यहाँ पर भी करप्शन के बोल्ड माहिर बैठे हैं जिन्होंने शायद वो देखा ही नहीं। लेकिन ये क्या दिसंबर 2011 में उस वक्त आया जब नवंबर 2011 में आपकी तरफ से शिकायत चांसलर को जा चुकी थी और अखबारों में खबर छप चुकी थी, उसके बाद ये फैसला आया? बाद आया जी, नवंबर में मैंने शिकायत की है, उसके बाद ये फैसला आया। अब कायदे से ये बनता था कि जो 28 अप्रैल 2011 का असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का लेटर है, जिसमें इनको डिविजनल इंजीनियर लगाया गया है, उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू एंड इन एंटीसिपेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द सेनेट, यानी कि आपको लगाया जाता है, ये डिपेंड करता है सेनेट के फैसले पे। पहली बात तो इतनी जल्दी क्या थी कि जब सेनेट ने पास ही नहीं किया था तो इनको लगाने की क्या जरूरत थी? मान लिया गया कि आपने लगा भी दिया कि ठीक है कि सेनेट के फैसले का इंतजार करते हैं। जब फैसला आ गया, बिना फैसले के तो आप प्रमोट कर रहे हो, जब फैसला आ गया और कहा गया कि इनको प्रमोट ना किया जाए, तब आपको फैसला दिखाई नहीं दिया और वो आज तक चल रहे हैं। अब भी इनकी बेईमानी स्पष्ट नज़र आती है कि इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच को ये कहने की बजाय कि हमारे पास ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें हॉर्टिकल्चर एज ए डिवीज़न पास हुई हो या इनको प्रमोट किया गया हो, ये कहना चाहिए था कि ये आइटम क्लियर कट शब्दों में सेनेट में रिजेक्ट हुई थी। सेनेट ने इस पद को, इस पोस्ट को या इस डिवीज़न को कभी भी मंजूरी नहीं दी, और ये बिना सेनेट की मंजूरी के चले हुए हैं। तो ये कहने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ने भी झूठ बोला है कि हमारे पास
ऐसा कोई फैसला नहीं है। असल में तो इस चीज़ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये ब्रांच के पास कभी कोई रिपोर्ट गुम हो जाती है, कभी कोई सैंक्शन लेटर गुम हो जाता है, कभी कोई सेनेट का फैसला गुम हो जाता है और चीज़ें इन फैसलों से, इन रिपोर्टों से उल्ट चल रही है। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स तक संभाल नहीं सकते तो इस ब्रांच का यूज़ क्या है? खास करके असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल तक के ऑफिसर्स की क्या ज़रूरत है, जबकि यहाँ तो एक सिर्फ सीरियस प्रॉपर केयर टेकर की ज़रूरत है जो 10-15 हज़ार पर मंथ में मार्केट में मिल जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स की संभाल कर सके। अभी तो डॉक्यूमेंट्स की संभाल तक नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेना या एग्जीक्यूट करना उनको बहुत बात की बात है। लेकिन हैरानी इस बात की है, जो आपको अनिल ठाकुर जी ने आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी दी उसमें भी कहीं ना कहीं सीधे तरीके से फर्जी नज़र आती है। मतलब कि सेनेट के फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, फर्जी का केस बनता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अगर दिसंबर 2011 में ही ये साफ हो गया था कि सेनेट ने इसको हरी झंडी नहीं दी, सेनेट ने इसको मना कर दिया है प्रमोशन देने के लिए अनिल ठाकुर को, तो क्या जो 2000 रुपये का अलाउंस इनको 2011 से अब तक मिल रहा है, क्या उसको ब्याज के साथ वापस नहीं लेना चाहिए? क्या उसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए? और क्या 2011 से अब तक जिन भी कुछ करप्ट अधिकारियों की वजह से अनिल ठाकुर इस कुर्सी का, उस पोजीशन का, जो डिवीज़न है ही नहीं उसका डिविजनल इंजीनियर बनकर बैठा है, क्या उन करप्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इसीलिए मैंने फिर शिकायत लिखी है, चांसलर ऑफिस को भी लिखी है। दो सरकारें, भारत सरकार और पंजाब सरकार जो इनको फंड देती है, उनका भी फ़र्ज बनता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रही इस करप्शन को चेक करें। तो दोनों को भी शिकायत भेज दी है और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनको भी शिकायत की है कि कैसे ये पब्लिक फ़ंड का दुरुपयोग हो रहा है। जो बंदा डिवीज़न इंजीनियर बना ही नहीं, जो डिवीज़न एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको कार के नाम पर 2000 रुपये पर मंथ पिछले 12 वर्षों में दे के कैसे पब्लिक मनी को चूना लगाया जा रहा है, उसकी कार्रवाई की जाए। और चुनाव लगाने में साथ देने वाली अधिकारियों पर भी कार्रवाई अधिकारियों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना मिली भुगत के ये काम हो ही नहीं सकता था। इसमें सबकी मिली भुगत स्पष्ट है। इसमें तो ऑन रिकॉर्ड भी स्पष्ट है कि आरटीआई में लिख के जो जवाब आए हैं उससे भी स्पष्ट होता है कि मिली भुगत है। क्योंकि जब तक मामला चला आ रहा था ठीक है, जब आरटीआई एप्लीकेशन डाल दी गई, दस्तावेज बाहर आ गए, तब तो कम से कम इनको इस पद से हटा देना चाहिए था और 2000 जो रुपया दिया है वो ब्याज समेत वापस लेना चाहिए था। लेकिन अगर ये ऐसा ना लेते हुए अंधेरे में रख रहे हैं पब्लिक को कि हमारे पास कोई डिसीजन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि सेनेट की प्रोसीडिंग 200 पेज की होती हैं, 3-4 महीने बाद मीटिंग होती है। पिछले 12 वर्षों में कई हज़ार पेज बन गए। किसके पास वक्त होता है जो 50-60 हज़ार पेज देखेगा और चेक करेगा कि इस आइटम की फेट क्या थी? लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ऐसी ब्रांच है जिसको पता है कि ये आइटम रिजेक्ट हो चुकी है। डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल एक ऑफिस है, उनको भी पता है कि ये आइटम रिजेक्ट हुई है। तो क्या इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है या फिर क्लियर कट मिली भुगता है कि ये उस आइटम को, उस डिसीजन को छुपा रहे हैं ताकि जो गलत काम हो रहा है चलता रहे? कार्रवाई तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में बैठे अधिकारियों पर भी होनी चाहिए ना, जिनका काम होता है मेंटेन करने का, प्रमोशन किसको देनी है, किसको रखना है। कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। उन पर तो होनी ही चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो है ही है, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी भी है। ये उनकी ड्यूटी थी कि सेनेट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते और इनको इन एंटीसिपेशन 28 अप्रैल 2011 को दिया गया लेटर विदड्रॉ करते। तो ऐसा विदड्रॉ ना करते हुए पब्लिक को ये बताना कि हमारे पास ऐसा कोई डिसीजन ही नहीं है, शो करता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है उसके असिस्टेंट रजिस्ट्रार की इस मामले में बाकायदा मिली भुगत है। तो ये थे डॉक्टर आर.के. सिंगला जी। अब यहाँ सवाल कई हैं। सवाल ये है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच जिसका काम ही नियुक्तियाँ या प्रमोशंस पर नज़र रखना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के अधिकारियों को दिसंबर 2011 का सेनेट का वो फैसला नज़र नहीं आया? क्या गैर कानूनी तरीके से डिविजनल इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे अनिल ठाकुर उनको नज़र नहीं आए? और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी फॉर्जरी, सेनेट के फैसले में हेरफेर करके, फॉर्जरी करके, उसमें आरटीआई के माध्यम से आरटीआई एक्टिविस्ट को मुहैया करवाना अनिल ठाकुर ने जो काम किया है, क्या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फॉर्जरी की और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की अनिल ठाकुर के साथ उन सभी
करप्ट अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिनकी बदौलत 2011 से लेकर 2023 तक आज तक अनिल ठाकुर डिविजनल इंजीनियर के पद पर या पोस्ट पर बैठा है और 2000 रुपये 2011 से लेकर अब तक उसको दिए जा रहे हैं अलाउंस के नाम पर। और दूसरी तरफ जहां कहा जाता है कि सेनेट का फैसला सबको मान्य होता है, सेनेट जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए सारे फैसले लेती है, पर हैरानी इस बात की होती है और हताशा भी होती है, दुख भी होता है और तरस आता है सेनेट पर कि उनका दिसंबर 2011 का जो फैसला था वो इस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों की वजह से, कुछ करप्ट अधिकारियों की वजह से नज़रअंदाज किया गया, उसकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाई गई और 1 या 2 दिन के लिए नहीं, 12 साल से लगातार उस सेनेट के फैसले की धज्जियां पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ करप्ट अधिकारी उड़ाने में लगे हैं। तो क्या सेनेट अब कोई ऐसा कठोर फैसला लेगी जिससे कि ये साबित हो सके, और सबसे बड़ी बात, सेनेट की जो साख जो पंजाब यूनिवर्सिटी मिट्टी में मिलाने पे तुली है, क्या वो अपनी साख बचा पाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और अब देखना ये भी होगा क्या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के खुद किए गए कबूलनामे के बाद भी पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ करप्ट अधिकारी और बेशर्म अधिकारी अपनी गलती को सुधारेंगे, या फिर कबूलनामे के बाद भी वो बेशर्म बनकर इस गलती को करते ही जाएंगे और फॉर्जरी में भी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी अपनी हिस्सेदारी पाएंगे। ये समय बताएगा, पर समय के साथ एक चीज़ और है जो हम आपको बताएंगे, और नए घोटाले और नए तथ्यों के साथ और नए दस्तावेज़ों के साथ। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।